पूरी हो चुकी थी। फिर भी वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे मेरे हाथ का बना खाना खाना था। वो एक प्लेट ज्यादा खाने के लिए दूसरे कैदियों से लड़ाई तक कर देता था। हैरानी की बात तो ये थी कि बाहर के लोग भी सिर फोड़कर इस जेल में आने को तैयार थे, सिर्फ इस खाने के लिए। लेकिन मैं पहले कोई बड़ा शेफ नहीं था, मैं तो बस चौक पर शाओबिंग बेचने वाला एक आम आदमी था। तभी एक गैंग लीडर ने मुझे अपना बलि का बकरा बना दिया और मैं जेल पहुंच गया। अब सिर्फ एक हफ्ते बाद मुझे गोली मारकर फांसी दी जाने वाली थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी गार्ड कप्तान मुझे पूछताछ वाले कमरे में ले गया। उसने कहा कि मुझे सेक्टर 1 के कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। मैं हैरान रह गया, मुझे तो सिर्फ शाओबिंग बनाना आता था, यहाँ क्या मैं 2000 शाओबिंग बनाऊंगा। लेकिन जब जान बचाने की बात हो तो इंसान हर मौका पकड़ता है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। जब मैं किचन पहुंचा तो हालत और भी खराब थी। बर्तन बेहद पुराने थे, सामान भी ताजा नहीं था। ऊपर से सिर्फ 40 मिनट बाद कैदियों के खाने का समय था। इतने कम वक्त में 2000 लोगों का खाना बनाना, ये तो किसी बड़े से बड़े शेफ के लिए भी आसान नहीं था। और अगर खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो पहले जेलर मुझे नहीं छोड़ेगा, उसके बाद वो खतरनाक कैदी मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी अचानक मेरे दिमाग में गांठों वाले सूप की पूरी रेसिपी अपने आप आ गई। मैंने बिना वक्त गवाए अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। उसी समय सेक्टर 1 के खुले मैदान में एक भारी भरकम कैदी आराम से धूप सेंक रहा था। उसका नाम पीटर था। चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, उसकी चलती थी। वो इस पूरी जेल का असली बादशाह था। अचानक पीटर अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने अपने साथ सभी खतरनाक कैदियों को लिया और कैंटीन के बाहर पहुंच गया। फिर उसने जोर से पूछा, ओए, अगर आज का खाना भी पहले जैसा बेकार निकला तो क्या करना है? पीछे खड़े एक दुबले कैदी ने गुस्से में जवाब दिया, सीधा उसे भगवान के पास भेज देंगे। तभी ठक 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 दरवाजे पर लगातार तेज दस्तक होने लगी। ये आवाज सुनकर अंदर बैठा गार्ड सिलास भी घबरा गया। खाने का समय हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी किचन में पूरी मेहनत से खाना बनाने में लगा था। सिलास मेरी हालत जानता था, इसलिए वो मुझे बचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो किचन के अंदर आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ 50 बड़े बड़े ड्रम एक सफेद दलिया जैसी चीज से भरे हुए थे। उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था। देखने में भी ये कोई खास नहीं लग रहा था। उसे लगा इससे कैदियों को खुश करना लगभग नामुमकिन है। दरवाजे की आवाज सुनकर मैंने तुरंत उसे बुलाया और कहा, जल्दी इन्हें बाहर ले जाने में मेरी मदद करो। सिलास ने सिर हिलाया और बोला, जैसे ही खाना बाहर रख देंगे मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, नहीं तो वो हत्यारे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि इस जेल में कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है। लेकिन हम अभी सारे ड्रम सर्विंग विंडो तक भी नहीं पहुंचा पाए थे कि बाहर कैदियों का शोर और बढ़ गया। लोहे का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। कुछ कैदी तो उसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। ये देखकर हम दोनों ने अपने हाथ और भी तेज चला दिए। पहले हर दिन कैदी खुद आकर खाने के ड्रम उठाते थे, लेकिन आज सुबह किचन के शेफ के साथ हुई खून खराबे वाली घटना के बाद पीटर ने अपने आदमियों को खुद खाना बांटने की जिम्मेदारी दे दी। आज सुबह किचन में जो खून खराबा हुआ था, उसके बाद फैसला लिया गया कि कोई भी शेफ सीधे कैदियों के सामने नहीं जाएगा। सारा खाना तैयार होने के बाद सिलास ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुझे दूसरी तरफ वाले रास्ते से ले जाकर 99 नंबर सेल में छिपा दिया। उसके बाद ही उसने कैंटीन का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पीटर अपनी लेदर जैकेट पहनकर मुंह में सिगार दबाए अंदर आया। उसके पीछे उसके सारे आदमी पूरे रौब के साथ चल रहे थे। पीटर ने सीधे सर्विंग विंडो की तरफ देखा और पूछा, सिलास, नया शेफ कहाँ है? सिलास बिना डरे बोला, ये बताना जरूरी नहीं है। पीटर ने ठंडी नजर से उसे देखा और अपने आदमी बंदर को इशारा किया, जाओ सबको खाना बांटना शुरू करो। लेकिन जैसे ही वो सर्विंग विंडो के पास पहुंचा, वो वही का वही रुक गया। कुछ पल तक वो बस उस खाने को घूरता रहा। फिर जोर से चिल्लाया, ये क्या है? सुअरों का खाना बनाया है क्या? ये सुनते ही पीटर का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। वो तेज कदमों से सर्विंग विंडो तक पहुंचा। सामने बड़े बड़े ड्रमों में सफेद रंग का गाढ़ा सूप रखा था। उसे देखते ही उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा। उसे लगा कि ये खाना देकर उनकी बेइज्जती की गई है। अगर उसने ये अपमान चुपचाप सह लिया तो जेल में उसकी दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सिलास की हालत भी खराब हो चुकी थी। उसके हाथ में पकड़ी इलेक्ट्रिक बैटन तक पसीने से भीग गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत एक कहानी बना दी। पीटर, शांत हो जाओ, ये कोई आम खाना नहीं है। इसे पूर्व के एक रहस्यमयी स्पेशल शेफ ने बनाया है। वो ऐसा मास्टर शेफ है जिसने अकेले ही पूरी डार्क कुकिंग दुनिया में नाम कमाया है। सिलास की ये बात सुनकर पीटर कुछ पल के लिए सचमुच चुप हो गया। पीटर को सिलास की कई बातें समझ नहीं आई, लेकिन सुनने में सब कुछ इतना जबरदस्त लग रहा था कि उसके मन में इस खाने को लेकर थोड़ी उत्सुकता जरूर पैदा हो गई।
उसने पूछा, आखिर इस रहस्यमयी पूर्वी डिश का नाम क्या है? सिलास ने वही नाम बताया जो उसने मुझसे पहले ही पूछा था। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, गाठा सूप। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी पीटर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, तुम यही रहोगे। फिर उसने पास रखा एक कटोरा उठाया और उसमें सूप भर लिया, लेकिन खुद पीने की बजाय उसने वो कटोरा अपने आदमी बंदर की तरफ बढ़ा दिया। तुम 2 साल से मेरे साथ हो, ये इनाम तुम्हारे लिए है। बंदर का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे शुरू से ही सिलास की कहानी पर भरोसा नहीं था, लेकिन बॉस का आदेश टालना भी उसके बस की बात नहीं थी। उसने मजबूरी में कटोरा उठाया और सूप का एक छोटा सा घूंट लिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे बिजली का झटका खाकर वही जम गया। एक अजीब सी गर्माहट और सुकून उसकी जीभ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फिर से अपने बचपन में पहुंच गया हो और अपनी माँ की गोद में आराम से लेटा हो। यहाँ तक कि उसे ऐसा भी लगा जैसे भगवान मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहे हों। उस पल उसे लगा कि शायद इससे ज्यादा खुशी जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती। बंदर के चेहरे पर ये बदलते हुए भाव देखकर पीटर भी पूरी तरह हैरान रह गया। उसने बिना एक पल गवाए अपने लिए भी एक कटोरा भर लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, उसकी आंखें एकदम फैल गई। उसे भी वही एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे वो फिर से अपने बचपन की कुर्सी पर बैठा हो और उसकी माँ उसे प्यार से अपने सीने से लगाए हुए हो। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि वो कुछ पल के लिए इस दुनिया को ही भूल गया। पीटर को तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही पास खड़ा सिलास पूरी तरह हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा, सिर्फ एक कटोरा गाठा सूप पीकर कोई रो भी सकता है क्या? उसे उन कैदियों को देखकर हंसी भी आ रही थी। जिंदगी में कभी ड्रैगन कंट्री का खाना नहीं खाया और खुद को जेल का सबसे बड़ा दादा समझते हैं। लेकिन एक बात साफ थी, मेरी जान फिलहाल बच चुकी थी। उधर बाकी कैदियों ने जब अपने बॉस और बंदर का रिएक्शन देखा तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। सबने बारी बारी से बड़े बड़े कटोरे भरकर सूप पीना शुरू कर दिया और हर किसी के चेहरे पर वही सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस बीच पीटर लगातार 3 बड़े कटोरे खत्म कर चुका था। फिर उसने चुपचाप अपने 2 आदमियों को इशारा किया। उन्होंने एक पूरा ड्रम अलग रखा और उठाकर पीटर के 31 नंबर लग्जरी सेल में पहुंचा दिया। आखिर बॉस अपने लिए थोड़ा स्टॉक तो बचा कर रखेगा ही। इसके बाद खाने के लिए ऐसी छीना-झपटी मची कि कुछ ही मिनटों में पूरे 50 ड्रम खाली हो गए। एक बूंद सूप भी नहीं बचा। हालत तो ये हो गई कि सिर्फ ड्रम के तले में बची आखिरी परत के लिए 2 कैदियों के गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। तभी गार्ड कप्तान मार्टिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने पूरे कैंटीन का बिखरा हुआ हाल देखा और सिर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर कोने में बैठे 5 खतरनाक कैदियों पर पड़ी। वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहे थे। मार्टिन हैरानी से उनके पास गया। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके चेहरे की मुस्कान ही गायब हो गई, क्योंकि वो 5 खूंखार कैदी बड़े आराम से अपनी अपनी प्लेट चाट रहे थे। ये नजारा इतना अजीब था कि देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता। मार्टिन ने तुरंत सभी कैदियों को कैंटीन से बाहर निकलवाया। उसके बाद उसने जेलर को फोन करके वहां हुई छोटी सी लड़ाई की जानकारी दी। जेलर थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, आज रात किसी अच्छे शेफ से खाना बनवाना। उस शाओबिंग बेचने वाले कैदी से दोबारा खाना मत बनवाना। एक बार किस्मत से सब ठीक हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मार्टिन ने ऊपर से तो ठीक है कह दिया, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उधर मैं इतना स्वादिष्ट गाठा सूप बना पाया था क्योंकि खाना बनाने से पहले मेरे पास बिग पॉट सिस्टम एक्टिव हो चुका था। दोपहर की नींद से उठते ही मुझे सिस्टम से 2000 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके थे। बस 3000 पॉइंट पूरे होते ही मुझे एक ब्रॉन्ज ड्रॉ करने का मौका मिलता और उसी ड्रॉ में एक ऐसा आइटम था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, डेथ सेंटेंस पोस्टपोन कार्ड। अगर मुझे जिंदा रहना था तो जितनी जल्दी हो सके उतने ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स जमा करने थे। तभी बाहर गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में सिलास मेरी सेल के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए लेने आया था। मैंने बिना देर किए तुरंत हाँ कर दी, लेकिन इस बार मुझे एक हेल्पर भी दिया गया। वो एक बेहद खूबसूरत विदेशी महिला थी जिसका नाम सोफिया था। वो पहले ड्रैगन कंट्री के एक रेस्टोरेंट में काम कर चुकी थी, यानी साफ था कि इस जेल में अच्छा खाना बनाने वालों को कुछ खास सुविधाएं मिलती थी। लेकिन जैसे ही सोफिया की नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में साफ ठंडापन और नफरत दिखाई देने लगी। सोफिया का रवैया सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि सिलास के साथ भी बिल्कुल ठंडा था। सिलास ने बस इतना कहा, जल्दी से रात का खाना तैयार करो। ये कहकर वो किचन के बाहर इंतजार करने चला गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सोफिया ने गुस्से में मेरी बात काट दी। तुम जैसे लोगों को तो 1000 टुकड़ों में
में काट देना चाहिए। मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं करूंगी। इतना कहकर वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली और चुपचाप वही खड़ी रही। मैंने भी उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। मैं सीधा आज के खाने के सामान की तरफ बढ़ गया। कोल्ड स्टोरेज चेक करते ही मैंने लंबी सांस ली। अंदर लगभग कुछ भी अच्छा नहीं था। मांस और सब्जियां दोनों की ही काफी कमी थी। आखिरकार जो सामान बचा था उसी से मैंने यांगचुन नूडल्स बनाने का फैसला किया। उधर सेक्टर 1 में पीटर एक मेडिकल डॉक्टर के सामने बेचैनी से खड़ा था। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या मेरा छोटा भाई कभी होश में आ पाएगा? डॉक्टर ने गंभीर होकर जवाब दिया, उसके जागने की संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। मेरी सलाह है कि उसे इस हालत में जिंदा रखने से बेहतर है उसे शांति से विदा कर दिया जाए। ये सुनते ही पीटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया, जैसे एक पल में वो कई साल बूढ़ा हो गया हो। फिर भी उसने डॉक्टर पर गुस्सा नहीं निकाला, बस थकी हुई आवाज में उसे जाने के लिए कह दिया। डॉक्टर के जाने के बाद पीटर अपने छोटे भाई जिला के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और दुख भरी आवाज में बोला, मुझे माफ कर देना, मैं एक बड़ा भाई होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अगर कोई तुम्हें दोबारा जगा दे तो मैं अपनी सारी दौलत और पूरी ताकत बिना सोचे छोड़ दूंगा। उधर मेरी तरफ यांगचुन नूडल्स भी अब लगभग तैयार हो चुके थे। नूडल्स तैयार होते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कटोरा बनाया। जैसे ही कटोरा सामने आया उसकी जबरदस्त खुशबू पूरे किचन में फैल गई। सोफिया ने जैसे ही उस खुशबू को महसूस किया उसके शरीर में हल्का सा झटका दौड़ गया। उसके मुंह में पानी आ गया जो धीरे धीरे होठों तक पहुंचने लगा। मैंने उसकी हालत देखी और सीधे कह दिया, खाना है लेकिन नहीं दूंगा। इतना कहकर मैंने जानबूझकर एक लंबा घूंट लेकर नूडल्स खाए और मजे से उनका स्वाद लेने लगा। ये देखकर सोफिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे तुम जैसे समाज के गुनहगारों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगी। सिर्फ 10 मिनट बाद सिलास और सोफिया दोनों किचन में कटोरा हाथ में लिए तेजी से नूडल्स खा रहे थे। दोनों के चेहरों पर वही सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब सिलास को समझ आ गया था कि दोपहर में कैदी सिर्फ खाने के लिए आपस में क्यों लड़ पड़े थे। ये खाना सच में कमाल का था। उसके मन में मेरे लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उधर रात के खाने का समय अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन कैंटीन के बाहर कैदियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। लोहे का दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। जब सिलास ने देखा कि मैंने सारी तैयारी पूरी कर ली है तो उसने अपने साथी गार्ड से सोफिया को वापस उसकी सेल में छोड़ आने को कहा। जाते वक्त सोफिया जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आसपास लोगों की वजह से वो चुप ही रह गई। उसके बाद सिलास ने कैदियों को कैंटीन के अंदर आने दिया, लेकिन इस बार सबसे आगे पीटर नहीं बल्कि उसका भरोसेमंद आदमी बंदर अंदर आया। दोपहर की तरह इस बार भी बंदर अपने कुछ आदमियों को लेकर सर्विंग विंडो के अंदर गया और कैदियों को खाना बांटने लगा। जैसे ही उसने ड्रम में पड़े नूडल्स देखे वो थोड़ा चौंक गया, फिर मुंह बनाकर बड़बड़ाया, अरे आज तो नूडल्स है। मुझे तो वैसे भी नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं और बॉस को तो इससे भी ज्यादा नफरत है, लेकिन दोपहर वाला स्वाद अभी तक उसके दिमाग में था, इसलिए उसने मुझसे कोई बहस नहीं की। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये नूडल्स ऐसे ही नहीं खाए जाते, इनके साथ मेरा खास गर्मा गर्म सूप भी है। इतना कहकर मैंने पास रखे बड़े इंसुलेटेड ड्रम का ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल उबलती भाप के साथ ऐसी जबरदस्त खुशबू पूरे कैंटीन में फैल गई कि हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। जिसने भी उस खुशबू को महसूस किया उसके मुंह में तुरंत पानी आ गया। लाइन में खड़े कैदी बेचैन होकर चिल्लाने लगे, बंदर भाई जल्दी खाना बांटो, अब और इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन बंदर बिल्कुल शांत रहा। वो खुद 2 कदम आगे बढ़ा और ड्रम के अंदर झांक कर देखने लगा। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि वो कुछ पल के लिए वही खो गया। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपने बॉस पीटर के लिए 5 कटोरे पैक करवाए। उसके बाद ही बाकी कैदियों को खाना बांटना शुरू किया। उधर सेक्टर 1 में पीटर अभी भी अपने छोटे भाई की हालत को लेकर बेहद परेशान था। उसके अंदर का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसी समय बंदर अपने 2 आदमियों के साथ गर्मा गर्म सूप का बड़ा ड्रम उठाकर उसकी सेल में पहुंच गया, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो जेल का सबसे जरूरी नियम ही भूल गया। कमरे के अंदर जाने से पहले अनुमति लेना जरूरी था और उसने यही गलती कर दी। लेकिन जैसे ही पीटर ने उन्हें बिना इजाजत अंदर आते देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तीनों को जमकर डांटा। तीनों डर के मारे कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। फिर जैसे ही पीटर को पता चला कि रात के खाने में यांगचुन नूडल्स बने हैं, उसने गुस्से में जोर से मेज पर हाथ मारा। उसकी ठंडी नजर सीधे बंदर पर जा टिकी। बंदर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वो माफी तक नहीं मांग पा रहा था। उसके साथ आए दोनों आदमी भी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। पीटर गुस्से से चिल्लाया, जाओ उस शेफ को अभी के अभी मार डालो। लेकिन तभी अचानक उसके छोटे भाई
जिला की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। उसने पीटर का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देखते ही पीटर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने भाई की तरफ देखा। जिला ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। पीटर फौरन उसके पास झुक गया। तब उसे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, भैया ये कैसी खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही पीटर खुशी से रो पड़ा। उसने तुरंत अपने आदमियों से पूछा, नूडल्स बचे हैं या सब खत्म हो गए? किस्मत अच्छी थी, थोड़े से नूडल्स और सूप अभी भी बचे हुए थे। हालांकि पीटर का ईगो उसे रोक रहा था, लेकिन अपने भाई के लिए उसने बिना कुछ सोचे वो बचा हुआ खाना तुरंत मंगवा लिया। अब उसका पूरा मूड बदल चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा, ये खाना मैं नहीं खाने वाला। इसी की खुशबू से जिला को होश आया है। पहले डॉक्टर उसे चेक करेंगे, अगर सब ठीक रहा तो शायद वो इसे खा भी पाए। तीनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद 3 बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स ने मिलकर जिला की जांच की और तीनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। ये मेडिकल इतिहास का ऐसा चमत्कार था जिसे दोबारा करना लगभग नामुमकिन था। ये खबर मिलते ही पीटर ने तुरंत अपने सभी खास रिश्तों और पहुंच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पीटर उसी रात अपने छोटे भाई को सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए लेकर चला गया। जाने से पहले उसके भाई ने जिद करके कहा कि वो बची हुई यांगचू नूडल्स भी साथ ले जाए, इसलिए पीटर वो टिफिन भी अपने साथ ले गया। एम्बुलेंस वाले भी ये देखकर हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अस्पताल में खाना नहीं मिलता क्या। उधर मैं रात का खाना बनाकर गार्ड सेलिस के साथ वापस सेल नंबर 99 में लौट आया। उसे कटोरे यांगचू नूडल्स की वजह से मेरी फांसी पूरे 7 दिन के लिए टल गई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिसने मुझे बलि का बकरा बनाया था, उस गैंग लीडर को जैसे ही ये खबर मिली, उसने तुरंत जेल के सबसे खतरनाक कैदियों से संपर्क कर लिया। उसने साफ कह दिया कि अगले 6 दिनों के अंदर मुझे हर हाल में खत्म कर देना है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं फिर से किचन पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सेलिस सोफिया को लेकर भी आ गया। आज सोफिया पहले से काफी ठीक लग रही थी। उसने हल्का सा तैयार भी किया था, लेकिन वो बार बार मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा खाने का सामान चेक करने लगा। हर बार की तरह इस बार भी सामान बेहद कम था। मैंने एक लंबी सांस ली और आखिर में फैसला किया कि आज भाप में बने बन यानी मंटो और उनके साथ गाढ़ा सॉस बनाऊंगा। हम तीनों ने मिलकर जल्दी ही सारी तैयारी पूरी कर ली। स्टीमर में फूलते हुए मंटो को देखकर सोफिया हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये ब्रेड है, पिज्जा है या आखिर है क्या। उसके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन पिछली रात वाले नूडल्स याद आते ही उसने कुछ नहीं पूछा। इसी बीच बाहर से कैदियों ने डाइनिंग हॉल का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सेलिस भी ये देखकर चौंक गया, क्योंकि रोज खाना ठीक 7 बजे मिलता था, लेकिन अभी तो सिर्फ 6:30 ही बजे थे। सेलिस को लगा कि ये सब कैदी शायद पागल हो गए हैं। वो दरवाजे के पास गया और बाहर की आवाजें सुनने लगा, लेकिन जो उसने सुना उससे वो और भी हैरान रह गया। जल्दी दरवाजा खोलो, हमें खाना चाहिए, भगवान के लिए जल्दी खाना दो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सेलिस के चेहरे के भाव ही बदल गए। ये लोग खाना मांग रहे थे या किसी नशे की लत से तड़प रहे थे, समझना मुश्किल था। उधर मैंने भी हाथ तेज कर दिए। थोड़ी ही देर में बस आखिरी स्टेप बचा था, दाल का गाढ़ा सॉस बनाना। ये काम मशीन से नहीं हो सकता था, इसे हाथ से ही बनाना पड़ता था। करीब 30 किलो का भारी लोहे का कड़ाहा मैं बड़ी आसानी से चलाए जा रहा था, जैसे उसका वजन हो ही नहीं। ये देखकर सोफिया और सेलिस दोनों दंग रह गए। इतना भारी कड़ाहा इतनी सफाई से संभालना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसी स्किल सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन मेरी उम्र तो मुश्किल से 20-22 साल थी। दोनों के मन में यही सवाल था, क्या इस लड़के ने बचपन से ही कुकिंग की ट्रेनिंग ली है? करीब 10 मिनट बाद मंटो और गाढ़ा सॉस पूरी तरह तैयार हो गए। बाहर इंतजार कर रहे कैदी अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। वो दरवाजे पर जोर जोर से चोट मार रहे थे। पूरी कैंटीन में धमाकों जैसी आवाज गूंज रही थी। सबसे आगे हमेशा की तरह बीस्ट मंकी खड़ा था। वो चिल्ला रहा था, अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। हर कैदी की आंखें लाल हो चुकी थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे किसी नशे का असर हो। सच कहूँ, ये नजारा देखकर मैं भी हैरान रह गया। दरवाजा खुलते ही बीस्ट मंकी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना लेने वाली खिड़की पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने सफेद सफेद मंटो देखे वो एकदम रुक गया। उसने हैरानी से कहा, ये क्या चीज है? पूरी रात भूखा रखा और अब खाने में ये दोगे? बीस्ट मंकी थोड़ा घबरा गया। तभी सेलिस ने नाराज होकर कहा, मिस्टर यून का बनाया खाना तुम लोग पहले भी खा चुके हो, अब चुपचाप लाइन में लगो और खाना लो। ये सुनकर बीस्ट मंकी ने सिर हिलाया और सबको लाइन में खड़ा कर दिया। हर कैदी की प्लेट में 2 बड़े मंटो रखे गए और उनके साथ 1 चम्मच गाढ़ा सॉस डाला गया। प्लेट देखते ही ज्यादातर कैदियों के चेहरे उतर गए। बस आज इतना ही खाना है। सबसे पहले खाना लेने वाला था ब्रूनो का गुर्गा कीगो। ब्रूनो का नाम होने की
वजह से वो पूरी जेल में हमेशा दबंग बनकर घूमता था। वो प्लेट लेकर टेबल पर बैठा और ऊंची आवाज में बोला, पूरी रात इंतजार करवाया और आखिर में ये खिलाओगे? अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो फिर गुस्सा मत करना। इतना कहकर उसने मंटो का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे सॉस में डुबोया और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी की पूरी फैल गई। सॉस का गहरा और अनोखा स्वाद मुंह में जाते ही जैसे फट पड़ा। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वाद मिला था। हे भगवान, क्या इंसान सच में इतना स्वादिष्ट खाना खा सकता है? इतना बोलते ही वो पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। बाकी कैदियों ने भी देर नहीं की। जैसे ही उन्होंने मंटो को सॉस में डुबोकर खाया, गाढ़े सॉस की जबरदस्त खुशबू और स्वाद उनकी जुबान पर छा गया। उस एक निवाले ने सबको खुशी से भर दिया। देखते ही देखते पूरा डाइनिंग हॉल सिर्फ एक ही आवाज से गूंजने लगा, वाह, कमाल का स्वाद है। हर तरफ सिर्फ तारीफ ही तारीफ सुनाई दे रही थी। मेरे माँ बाप ने भी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। आखिर ये ड्रैगन कंट्री का टॉप शेफ है। पहले वाले आधे अधूरे कुक इसके सामने कुछ भी नहीं थे। एक कैदी हंसते हुए बोला, अब तो मेरा पूरा दिन बस खाने का इंतजार करते हुए निकलता है। दूसरा तुरंत बोला, अब तो मुझे जेल से बाहर भी नहीं जाना, चाहे कोई बंगला दे दे फिर भी नहीं जाऊंगा। बाहर जाकर भी क्या ऐसा खाना मिलेगा? ये बातें सुनकर सोफिया पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थी। सिर्फ मंटो और सॉस से कैदियों को इतना खुश कर देना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे तो ये खाना कल वाली यांगचुन नूडल से भी ज्यादा कमाल का लगा। आज सुबह पीटर नाश्ता करने नहीं आया था। उसने किसी को अपने लिए खाना लाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन ऐसे मौके पर अपने बॉस के लिए खाना ले जाना कौन छोड़ता? करीब आधे घंटे तक नाश्ता चलता रहा। कैदियों ने मंटो से प्लेट में बचा हुआ सारा सॉस भी साफ कर दिया। एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। जब से मैंने किचन संभाला था, बर्तन धोने का काम भी बहुत आसान हो गया था, क्योंकि हर कैदी अपनी प्लेट पूरी तरह साफ करके ही उठता था। खाना खत्म होने के बाद सभी कैदी धीरे धीरे वहाँ से चले गए, लेकिन कीगो अभी भी अपनी सीट पर बैठा था। आज उसने जमकर खाया था। उसने अपने बाल पीछे किए और मुस्कुराया। सेलिस ने उसे देखकर कहा, सारे मंटो खत्म हो चुके हैं और तुम 4 बार खाना ले चुके हो, क्या अभी भी खा पाओगे? कीगो बस हल्का सा हंस पड़ा और बोला, नाटक मत करो। कीगो ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ऐसा मत दिखाओ, तुम लोग किचन वाले हमेशा अपने लिए थोड़ा खाना बचा कर रखते हो। जल्दी निकालो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। सोफिया ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। उसने बस अपने हाथ बांध लिए और वही खड़ी रही। ये देखकर कीगो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपनी ट्रे उठाई और पूरी ताकत से सोफिया की तरफ फेंक दी। सोफिया ने सिर्फ हल्का सा कदम पीछे किया और ट्रे आसानी से बच गई। ट्रे जाकर पीछे दीवार से जोर से टकराई। अब कीगो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वो सीधे खाना बांटने वाली खिड़की पार करके अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने सोफिया को करीब से देखा, उसकी नीयत बदल गई। वो गंदी मुस्कान के साथ उस पर झपट पड़ा। सोफिया कुछ करती उससे पहले ही पीछे से हवा चीरती हुई एक भारी चीज आई। धड़ाम, विशाल लोहे की कड़ाही सीधा जाकर कीगो के चेहरे पर लगी। एक ही वार में उसका सिर घूम गया और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वो गुस्से से जल रहा था, लेकिन मेरी ताकत देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर इतनी भारी कड़ाही कोई इतनी दूर फेंक भी कैसे सकता था? कीगो 2 कदम पीछे हटा, मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, एक मामूली रसोइया होकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? लगता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। इस जेल में कोई मुझसे पंगा नहीं लेता। तुम दोनों रुको, अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वो अपना आधा सूजा हुआ चेहरा पकड़कर जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। उसे जाते देख सेलिस ने धीरे से कहा, इस कीगो की आदतें ठीक नहीं है। पूरी जेल में इसके बहुत रिश्ते हैं और सबसे बड़ा सहारा है ब्रूनो। लगता है अब ये उसी के पास शिकायत करने गया है। सेलिस चाहता था कि अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके मामला रोक दे, लेकिन इस जेल का एक सख्त नियम था। गार्ड सिर्फ जेल के नियम बनाए रखते थे। कैदियों के आपसी झगड़ों में उन्हें दखल देने की इजाजत नहीं थी। फिर भी सेलिस ने कहा, अगर थोड़ी देर में ब्रूनो आया तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने थोड़ा सोचा, ब्रूनो शायद वही मोटा आदमी था। तभी सोफिया ने धीरे से मेरा कपड़ा पकड़ा। उसके चेहरे पर साफ माफी का भाव था। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कैंटीन का दरवाजा खुल गया। ब्रूनो अपने 2 आदमियों के साथ तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, जैसे उसे किसी जरूरी काम की जल्दी हो। उसी समय उसकी टक्कर बाहर निकल रहे कीगो से हो गई। कीगो की आंखें तुरंत लाल हो गई। वो लगभग रोते हुए बोला, ब्रूनो भाई, उस कमीने शेफ ने मुझे मारा है। आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। ब्रूनो एक पल के लिए चुप रह गया। उसने कीगो की उंगली के इशारे की तरफ देखा। वहाँ मैं बिल्कुल शांत खड़ा उसे देख रहा था। ये देखते ही ब्रूनो का चेहरा बदल गया। उसने घबराकर एक लंबी सांस ली। अगले ही पल चटाक उसने जोरदार थप्पड़ सीधे
कीगो के चेहरे पर जड़ दिया। पूरे डाइनिंग हॉल में उसकी आवाज गूंज उठी। इसके बाद ब्रूनो बिना एक सेकंड गवाए मेरी तरफ दौड़ा। अभी वो मुझसे कुछ कदम दूर ही था कि अचानक सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया और सम्मान से बोला, यून भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आदमी को संभाल नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ब्रूनो की ये बात सुनते ही पूरा डाइनिंग हॉल एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। कीगो की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा दूसरों को डराने वाला ब्रूनो आज मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांग रहा था। सेलेस भी पूरी तरह हैरान था। उसने जेल में कई साल काम किया था, लेकिन ब्रूनो को कभी किसी से डरते नहीं देखा था। सोफिया के चेहरे पर भी साफ हैरानी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो बस मुझे लगातार देखे जा रही थी। मैंने शांत आवाज में पूछा, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? ब्रूनो तुरंत मुस्कुराया और बोला, बॉस का आदेश है, अब से आपको वही इज्जत मिलेगी जो उन्हें मिलती है। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। वजह क्या है ये वहाँ पहुंचकर पता चल जाएगा। इतने में बाहर से अचानक जोर जोर की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सेलेस और सोफिया आवाज की तरफ बढ़े। ध्यान से सुनने पर पता चला कि एक कैदी चिल्ला रहा था, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी सजा पूरी हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी नहीं निकलूंगा। बाहर ऐसा खाना कहाँ मिलेगा? बेवकूफी होगा जो यहाँ से जाएगा। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये बातें सुनकर सेलेस और सोफिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों पूरी तरह अवाक रह गए। उधर जेल के बीजोन में अवीला वहाँ का सबसे बड़ा बॉस था। इस समय वो एक मध्यम उम्र के कैदी से पूछताछ कर रहा था। वो आदमी घबराते हुए बोला, बॉस, मैं जानबूझकर एजोन वालों से नहीं मिला था, लेकिन वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बात सुनकर अवीला भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो आदमी फिर बोला, बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, कल दोपहर मुझे काम के लिए एजोन भेजा गया था। रात में वही खाना भी मिला। वहाँ एक यांगचुन नूडल्स खाया और उसकी टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल पाया। बाद में पता चला कि एजोन में एक मौत की सजा पाया कैदी है जो ड्रैगन कंट्री का टॉप शेफ है। वही ये सब खाना बनाता है। आज सुबह तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने $1000 देकर मंटो और सॉस की सिर्फ एक प्लेट खरीदी। अवीला को उसकी बातों में झूठ तो नहीं लगा, लेकिन $1000 में मंटो और सॉस खरीदना, ये बात उसके गले नहीं उतरी। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, सच में इतना स्वादिष्ट है? उस आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया, बॉस, कल रात वो नूडल्स खाने के बाद मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। उसका स्वाद दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर उसी स्वाद के नशे में हो। अवीला कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपने पास खड़े आदमी से कहा, मिलर, आज दोपहर किसी भी तरह एजोन से उस शेफ का बनाया खाना लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर एक रसोइये में ऐसी कौन सी काबिलियत है। क्या सच में एक वक्त का खाना किसी इंसान की नींद उड़ा सकता है? अवीला के पीछे खड़े आदमी ने पसीना पोंछते हुए कहा, जी बॉस, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। उधर दोपहर का समय करीब आ चुका था। मैं और सोफिया सुबह से ही किचन में व्यस्त थे। आज पहले से ज्यादा सामान मिला था, इसलिए इस बार मेरे पास कई नए व्यंजन बनाने का मौका था। आज मैं जो डिश बनाने वाला था वो थी ड्रैगन कंट्री की सबसे मशहूर पारंपरिक दावतों में से एक। खाना बनाते बनाते मैं सोफिया को हर स्टेप भी समझा रहा था। इससे काम थोड़ा धीमा जरूर हो रहा था, लेकिन अगर वो सीख जाती तो आगे मुझे हर काम खुद नहीं करना पड़ता। करीब 1 घंटे बाद हमारी सारी तैयारी पूरी हो गई। अब बस 10 मिनट और फिर खाना तैयार हो जाता। तभी बाहर से फिर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। कैदी एक बार फिर खाने के लिए बेकाबू हो रहे थे। उसी समय गार्ड कप्तान मार्टिन दूसरे दरवाजे से अंदर आया। उसने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और कैंटीन का बड़ा दरवाजा खोल दिया। सबसे आगे हमेशा की तरह पीटर था। वो अपने आदमियों के साथ बड़े रौब से अंदर आया। दूसरी तरफ बीस्ट मंकी भी अपने करीब 10 साथियों के साथ खाना लेने वाली खिड़की तक पहुंच गया। मुझे देखते ही वो और उसके सभी साथी एक साथ सीधे खड़े हो गए। फिर सबने 90 डिग्री झुककर जोर से कहा, यून भाई को नमस्ते, भाभी जी को नमस्ते। मैं हंस पड़ा और बोला, अरे मजाक मत करो, जल्दी अपने भाइयों को खाना परोस दो। मेरी बात सुनकर बीस्ट मंकी और उसके साथी फिर से झुक गए। वही खड़ी सोफिया ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अपनी मेहनत से जेल में इज्जत तो कमाई थी, लेकिन ऐसा सम्मान उसे आज तक कभी नहीं मिला था। उधर गार्ड के मन में भी यही सवाल घूम रहा था, क्या सच में एक वक्त का खाना किसी इंसान को इतना दीवाना बना सकता? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई ही थी कि बीस्ट मंकी ठंडी आवाज में बोला, मार्टिन कप्तान, उंगली नीचे कर लीजिए। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो। एक कैदी से ऐसी खुली धमकी सुनकर मार्टिन का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसी पल उसे समझ आ गया कि सिर्फ 24 घंटे में मैं एजोन की सबसे ताकतवर गैंग के साथ खड़ा हो चुका था और दूर खड़ा पीटर
सब कुछ चुपचाप देख रहा था, यानी ये सब उसी की मंजूरी से हो रहा था। मार्टिन ने बस एक लंबी सांस ली और चुपचाप कैंटीन से बाहर चला गया। खाना बांटना शुरू हुआ। जैसे ही कैदियों ने बड़े बड़े सफेद मंटो और उनके साथ गर्मा गर्म मिक्स वेज स्टू देखा, सबके चेहरे खिल उठे। वाह, आज फिर मंटो, ब्रेड व्रेड सब बेकार है। यून भाई के हाथ का खाना ही असली मजा है। उनकी तारीफ सुनकर मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। दिल में पहली बार एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। उधर बीजोन में अविला के सामने 2 ट्रे रखी थी। एक में 2 बड़े मंटो थे और दूसरी में गर्मा गर्म मिक्स वेज स्टू। मिलर ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, बॉस, यही वो खाना है, अब आप खुद इसका स्वाद चखिए। जैसे ही अविला को अपने दाई तरफ रखी प्लेट से शानदार खुशबू आई, उसने बिना देर किए थोड़ा सा स्ट्यू उठाकर मुंह में डाल लिया। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। जैसे जैसे वो उसे चबा रही थी, उसका नरम और गाढ़ा स्वाद उसकी जीभ से होते हुए पूरे दिमाग तक पहुंच गया। इतना कमाल का स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। उसका हाथ जिसमें फोर्क था हल्का कांपने लगा। कुछ पल के लिए तो वो बोलना ही भूल गई। उसकी जीभ बस उस लाजवाब स्वाद को महसूस करने में लगी थी। देखते ही देखते उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पास बैठा मिलर ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने घबराकर पूछा, दीदी आप ठीक तो हैं? कहीं उन लोगों ने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? लेकिन अविला ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने बिना कुछ बोले बड़े मजे से स्ट्यू के साथ दोनों बन खत्म कर दिए। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कितना खुश है। खाना खत्म होते ही उसने तुरंत पूछा, मुझे और चाहिए क्या? थोड़ा और है? मिलर एकदम चुप रह गया। खत्म हो गया। ये सुनते ही अविला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भी एरिया के सारे कैदी ए एरिया में जाना चाहेंगे। वहाँ इतना कमाल का कुक है और हमारे भी एरिया में कोई भी नहीं। ऐसे तो हमारा भी एरिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, जाकर सब भाइयों को खबर दो, आज दोपहर जब बाहर निकलेंगे तब सब मिलकर हंगामा करेंगे। कुछ ही देर बाद जेलर के ऑफिस में खबर पहुंच गई कि भी एरिया के सभी कैदियों ने एक साथ बगावत शुरू कर दी है। जेलर गुस्से से चिल्लाया, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? आखिर उस अविला के दिमाग में चल क्या रहा है? मार्टिन माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी मांग बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि कुक बदलो और उन्हें उसी कुक जैसा चाहिए जिसने ए एरिया का खाना बनाया है। ये सुनते ही जेलर दंग रह गया। क्या वो कुक तो ड्रैगन कंट्री का है? क्या ये लोग उसकी अजीब डिशेज भी खाने को तैयार हैं? उधर मैं जेल के कोल्ड स्टोरेज में गया। वहाँ मुझे थोड़ी सी फ्रोजन मीट मिली। खोल कर देखा तो अंदर और घोड़े समेत कई जानवरों के अलग अलग हिस्से रखे थे। मैं मुस्कुराया, अच्छा इससे कुछ मजेदार बनाया जा सकता है। फिर मैंने उन सबको मिलाकर एक छोटी सी सीक्रेट सॉस तैयार कर ली और सोचा इसे फिलहाल अपने लिए ही छिपा कर रखता हूँ। इधर किचन में स्टाफ की कमी थी, इसलिए उन्होंने क्वारंटीन एरिया से एक नई लड़की को भी काम पर भेज दिया। मुझे देखते ही बेबे ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सोफिया क्या यही है वो ड्रैगन कंट्री का टॉप शेफ जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रही थी? सोफिया मुस्कुराकर बोली, बेबे मजाक मत करो, यून भैया की कुकिंग सच में कमाल की है। बेबे ने तिरछी नजर से मुझे देखा और बोली, छोड़ो भी, मुझे तो ये पूरा संकी लगता है, मेरा टाइम मत खराब करो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने तुरंत उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ लिया। अरे नहीं, छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन मैं बिना कुछ बोले सख्त चेहरे के साथ उसे पकड़े रहा। सोफिया ने भी उसकी तरफ से कोई सिफारिश नहीं की। आखिरकार बेबे रोने लगी। ठीक है, मेरी गलती थी, प्लीज अब मुझे नीचे उतार दो। तब जाकर मैंने उसे छोड़ा और फिर खाना बनाने में लग गया। खाना बनाते समय सोफिया की नजर किचन के एक कोने में रखी उस छोटी सी सीक्रेट सॉस पर पड़ी। उसे याद आया कि मेरे डाले हुए मसालों से हर डिश का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। वो सिर्फ थोड़ा सा डालना चाहती थी, लेकिन हाथ फिसल गया और पूरी बोतल ही खाने में गिर गई। सोफिया घबराकर बोली, शायद इससे कुछ नहीं होगा, है ना? उधर दूसरी तरफ माफिया बॉस पहले ही तुम्हारे सिर पर इनाम रख चुका था और अब तुम्हें खत्म करने का आदेश पूरे शहर में फैल चुका था। सी एरिया का एक बेहद खतरनाक कैदी इस मिशन को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, ए एरिया का कुक है ना? उम्मीद है आज रात मुझे निराश नहीं करेगा। शाम को हमेशा की तरह सभी कैदी खाना खाने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रात गहराते ही पूरी जेल का माहौल बदल गया। कोई शोर नहीं कर रहा था, कोई बात भी नहीं कर रहा था। हर कैदी की आंखें लाल थी। सब भारी भारी सांस ले रहे थे, जैसे अपने अंदर की किसी चाहत को दबाने की कोशिश कर रहे हों। उधर उसी वक्त हत्यारा बड़ी चालाकी से जेल के कैमरों से बचते
हुए अंदर घुस रहा था। एक टॉप क्लास असैसिन होने के नाते उसे पूरा भरोसा था कि ये मिशन बच्चों का खेल है। रिवर जेल को लोग लोहे का किला कहते थे, लेकिन उसके लिए अंदर आना और बाहर जाना बेहद आसान था। उसे लगा एक छोटे से कुक को मारना तो कुछ ही मिनटों का काम है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रोन का पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा भी अजीब तरह से बिगड़ गया था। उसी समय उसकी नजर जेल के बाहर दबे पांव चलते उस हत्यारे पर पड़ी। ब्रोन के चेहरे पर अचानक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो तुरंत उसके पास पहुंचा, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई तुम्हारा साबुन गिर गया है। अगले ही पल पूरी जेल में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। बाद में पास वाली सेल के कैदियों ने बताया कि पूरी रात वहाँ इतना हंगामा होता रहा कि किसी की भी नींद नहीं लगी। सुबह होते होते उस बेचारे हत्यारे की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसकी पूरी जान ही निकल गई हो। वो अधमरी हालत में जेल के गलियारे में पड़ा था। तभी गार्ड वहाँ पहुँचे और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। उधर माफिया फैमिली के ठिकाने पर माफिया बॉस आराम से बैठा अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ काम हो गया ना? उसका आदमी पूरे भरोसे के साथ बोला, फिक्र मत कीजिए बॉस, पिछली रात मिशन पर भेजे गए हत्यारे की खबर का इंतजार हो रहा था। सबको पूरा यकीन था कि अब तक मैं मर चुका हूँगा। तभी फोन बजा। बात सुनते ही जैक का चेहरा उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, बॉस मिशन फेल हो गया। हत्यारे का कहना है कि उसके लिए पहले से जाल बिछाया गया था। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो मरते मरते बचा। क्या? ये सुनकर माफिया बॉस भी दंग रह गया। उसे लगा कि ड्रैगन कंट्री वाला कुक पहले ही उनकी पूरी प्लानिंग जान चुका था। उसने गुस्से में आदेश दिया, पता लगाओ, पूरी ताकत से पता लगाओ कि उसे खबर किसने दी। अगली सुबह सेलरास मुझे जेल के एक खास एरिया में लेकर गया। ये जगह बाकी जेल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ 10 से भी कम कैदी रहते थे। उनकी पहचान बेहद रहस्यमयी थी। उन्हें आलीशान प्राइवेट सेल मिले हुए थे और बाकी कैदियों के मुकाबले काफी आजादी भी थी। वहाँ पहुंचकर मेरी मुलाकात सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग से हुई। बात करने पर पता चला कि वो माफिया की सबसे बड़ी फैमिली हेनरी फैमिली के पूर्व बॉस लिफ हेनरी थे। आज उनका 80वां जन्मदिन था। वो अपने पुराने दोस्तों के लिए एक शानदार दावत रखना चाहते थे, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, लिफ हेनरी पूरी तरह शाकाहारी थे और मुझे कम से कम 18 डिश बनानी थी, जिनमें एक भी नॉनवेज नहीं हो सकता था। जेल के किचन में भी सामान बहुत सीमित था। मैं सोचने लगा, अब इतने कम सामान में क्या बनाऊं? तभी सेलरास एक नई मशीन लेकर आया। वो बोला, यून भाई, जेल चीफ ने कहा कि आजकल मेस का खाना बहुत अच्छा बन रहा है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर ये मशीन मंगवाई है। ये ड्रैगन कंट्री से आई टोफू मेकर है। मशीन देखते ही मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। मैंने तुरंत एक लंबी लिस्ट लिखी और लिफ हेनरी को दे दी ताकि वो अपने लोगों से सारे जरूरी सामान मंगवा सके। तभी पास में बैठा एक और बूढ़ा आदमी उत्सुक होकर हमारी तरफ आ गया। एक बूढ़े आदमी ने लिस्ट देखकर हंसते हुए कहा, ये क्या? यही तुम्हारे बर्थडे की दावत का सामान है? लगता है उस ड्रैगन कंट्री वाले लड़के को पता है कि तुम कुछ चबा नहीं सकते, इसलिए सिर्फ टोफू ही खिलाने वाला है। दूसरा बूढ़ा भी मजाक उड़ाते हुए बोला, हम तो सोच रहे थे कि कोई टॉप क्लास शेफ आएगा और कमाल का खाना खिलाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साधारण चीजें हैं। लिफ हेनरी का चेहरा भी उतर गया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ नॉन वेज मना किया था। दुनिया में महंगी और शानदार वेज चीजों की भी कमी नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में तो ऐसी एक भी चीज नहीं है। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो लड़का आखिर बनाता क्या है। अगर उसने मेरी बर्थडे पार्टी खराब की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उन्होंने आदेश दिया, जाओ व्हाइट डेमन को भेजो, वो किचन में मदद भी करेगा और उस पर नजर भी रखेगा। ये सुनकर सेलरास भी हैरान रह गया। व्हाइट डेमन इस एरिया का सबसे खास शेफ था। वो साल में सिर्फ 3-4 बार ही खाना बनाता था। इतना ही नहीं, वो पहले मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट का हेड शेफ रह चुका था। उसे देखकर सबको लगा कि अब लिफ हेनरी को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। एक दिन बाद व्हाइट डेमन किचन में मेरी कुकिंग देखकर पूरी तरह दंग रह गया। मैंने सिर्फ एक साधारण चाकू से टोफू को इतनी खूबसूरती से तराशा कि वो बिल्कुल फीनिक्स जैसा दिखने लगा। व्हाइट डेमन हैरानी से बोला, हे भगवान, इतनी भारी चाकू से कोई इतना बारीक काम कैसे कर सकता है? ये तो कमाल है। कुछ देर बाद दावत शुरू हुई। व्हाइट डेमन सबसे पहले बड़ी सी प्लेट में खीरे का सलाद, टोफू और मूंगफली लेकर आया। उसे देखते ही एक बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, इतनी बड़ी प्लेट, कितना देहाती लग रहा है। फिर उसने लिफ हेनरी की तरफ देखकर कहा, यही है वो टॉप क्लास ड्रैगन कंट्री की लग्जरी डिश जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर व्हाइट डेमन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने कहा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो अब तुम खुद बनाकर दिखाओ। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, सच बताओ, मेरी कुकिंग भी मास्टर यून के सामने कुछ नहीं है। उसकी बात सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग चौंक गए। आखिर एक मिशेलिन 3 स्टार शेफ किसी की इतनी तारीफ कैसे
कैसे कर सकता था। तभी बूढ़ा व्हाइट हंसते हुए बोला, ठीक है, अभी तुम्हारा झूठ सबके सामने खुल जाएगा। उसने तुरंत चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक फैल गई। उसका पूरा शरीर वही का वही जम गया। आगे क्या हुआ वो इस कहानी में नहीं दिखाया गया और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।